नमस्कार सभी को। ऑनलाइन फोकस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर जो है पॉलिटी का पोर्शन उसमें शुरू कर दिया था क्लास को, और आज अपन वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां कल अपन लास्ट था। थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, रिवाइज करवाने के बाद में आगे कंटिन्यू क्लास को रखेंगे। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल अपन ने जो शुरू किया था वो ये था कि भारतीय संविधान की विशेषताओं से हम लोगों ने शुरू किया था, और वो विशेषता जो है वो संविधान सभा से हम लोगों ने शुरू किया था। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। संविधान सभा, संविधान सभा से अपन इसको क्या करेंगे आज रिवाइज, यहीं से स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने बात कर ली थी कि संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी, तो आप कहेंगे कि बीजी तिलक ने की थी 1895 में स्वराज्य विधेयक। और उन्होंने संविधान सभा का पर्टिकुलर मांग इस प्रकार से नहीं की थी, परंतु स्वराज की मांग की थी। तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप कहेंगे संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति का अगर कोई नाम आए तो बीजी तिलक। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने संविधान सभा का जैसे शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, परंतु स्वराज के रूप में उन्होंने जरूर प्रयोग किया। तो अपन एक प्रश्न यहाँ से ये पुटअप हो सकता है कि भारत में पहली बार स्वराज के स्तर पर या संविधान सभा में स्वराज के स्तर पर मांग करने वाले कितने व्यक्ति थे? दो थे, बीजी तिलक और महात्मा गांधी। फिर अपन एक बात की थी कि स्वराज पार्टी जो आपकी बनी, उन्होंने पार्टी के तौर पर भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। और उन्होंने उसके बाद 1928 में अपन ने नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा की थी कि नेहरू जो कमेटी है उसने भी संविधान सभा की मांग की, लेकिन उसकी संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी 1934 में एमएन रॉय जो है वो पहला व्यक्ति था जिसने कहा था संविधान सभा बनानी जरूरी नहीं है, संविधान सभा बनाना क्या है कंपलसरी भी है। तो व्यक्तिगत तौर पर ऐसा कहने वाला कि संविधान सभा अनिवार्य रहेगी संविधान निर्माण हेतु, तो वो उसका व्यक्ति का नाम क्या, एमएन रॉय। और बात कब की? 1934 की। फिर अपन बात करेंगे 1938 में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की मांग करते हैं और दो प्रपोजल रखते हैं कि एक तो संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए और उसके बाद में सार्वभौमिक मताधिकार के हिसाब से चुनाव होना चाहिए। चलिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो रखा गया अंग्रेजों के द्वारा, उसमें अंग्रेजों ने पहली बार भारतीय संविधान सभा को स्वीकार तो कर लिया था अगस्त प्रस्ताव 1940 में, परंतु अंग्रेजों ने अगर हम लोग बात करें तो इसमें संविधान सभा जैसे शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया था। ये मैंने आपको कल बता ही दिया, संविधान सभा जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। हालांकि संविधान सभा को अंग्रेजों ने कब स्वीकार कर लिया था? तो आपके 1940 में। फिर क्रिप्स मिशन, उसमें तो था ही कि अंग्रेजों ने संविधान को सभा को पहले ही स्वीकार कर रखा है 1940 में, तो क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया गया। परंतु अंग्रेजों की एक ये बात थी कि संविधान सभा को हम स्वीकार तो करते हैं परंतु चुनाव प्रत्यक्ष नहीं करवा पाएंगे, अप्रत्यक्ष संविधान सभा का चुनाव होगा। आखिरकार मैंने कल आपको बताया कि 1946 में कैबिनेट मिशन जो आप कहेंगे कि ब्रिटेन की संसद से भेजा गया था, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का भारत में गठन होता है और जिनका चुनाव जो है आगे के जुलाई अगस्त 1946 में होता है। तो शायद कल अपन ने यहाँ तक बात की थी कि अंग्रेजों ने या कौन से मिशन के आधार पर भारत में सबसे पहले संविधान सभा गठन हुआ, तो उसमें अपन लोग देखते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, और कब? 1946। इसमें हमारी एक बात ये थी कैबिनेट मिशन 1946, संविधान सभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। अब इसमें दो चीजें हैं कि अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा को स्वीकार कब किया? तो 1940 अगस्त प्रस्ताव, परंतु वहां कहा था कि संविधान सभा का चुनाव कैसा करवाएंगे? अप्रत्यक्ष करवाएंगे। 1946 में आखिरकार अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा का इलेक्शन करवाया। वो आपके समय कौन सा? जुलाई अगस्त 1946। तो अब अपन दो प्रश्न बने कि संविधान सभा को स्वीकार 1940 किस मिशन के आधार पर या कौन से प्रस्ताव के आधार पर भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए? तो आप इसमें ध्यान रखें कैबिनेट मिशन 1946। इससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। अब देखिएगा भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हम लोग आज पढ़ रहे हैं,
तो निर्वाचन को लेकर क्या क्या बातें थी तो उसको देखिए। संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा के अगर चुनाव में हम लोग बात करें तो पहला ये रहेगा कब, तो आप कहेंगे जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात है कि संविधान सभा में सदस्य कितने थे, तो 389। संविधान सभा में कुल सदस्य यानी टोटल मेंबर, कुल सदस्य कितने, तो 389। 389 में सदस्यों का जो आपके विभाजन था भी 389 तो टोटल सदस्य है ना, इसमें ब्रिटिश भारत से कितने आएंगे, उसके बाद में जो रियासती जो भारत था, जो राजाओं वाला भारत था, वहां से कितने आएंगे, तो देखिए ब्रिटिश भारत से कितने आएंगे 296, सॉरी 296, और रियासतों से कितने आएंगे तो 93। कौन सा भारत, तो आप कहेंगे ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत से कितने, तो 296, और रियासतों से कितने, तो आप कहेंगे कि रियासतों से आए थे 93। तो 93 और 296 को अगर अपन लोग मिलाएंगे तो वापस सदस्य कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि 389 हो जाएंगे। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो आप कहेंगे कि 389। 389 का वर्गीकरण किस हिसाब से है, तो 296 और 93। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखिए। अब संविधान सभा का जो इलेक्शन करवाया गया, उस इलेक्शन में यहाँ से ध्यान रखना कि संविधान सभा के कितने सदस्यों पर चुनाव हुए, तो 296। 296 का भी अलग अलग विभाजन अपन थोड़ा देख लेते हैं। और वो क्यों था कि एक तो था 292 और उसके बाद में कौन से, तो आपके 4, 292 और 4 कितने हो गए 296। क्योंकि रियासतों के जो सदस्य थे वो शुरुआत में संविधान सभा के निर्वाचन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि रियासतों के द्वारा जो सदस्य भेजे गए थे वो नॉमिनेट थे, मनोनीत थे। और इधर जो सदस्य हैं 296 यानी 292 और कितने 4, ये कैसे हैं, निर्वाचित है। तो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा कि संविधान सभा में चुनाव किस प्रकार से हुआ, तो हम कहेंगे अप्रत्यक्ष हुआ, परंतु अप्रत्यक्ष में अपन दो कैटेगरी पढ़ेंगे। एक तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, कितने सदस्यों का, तो आपके 296 सदस्यों का तो इलेक्शन हुआ। 93 जो सदस्य थे वो आगे जाकर क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे। तो संविधान सभा में सदस्य दो प्रकार के थे, एक तो निर्वाचित और एक कौन सा, मनोनीत। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि संविधान सभा में सदस्य कितने प्रकार के थे या किस प्रकार से थे, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आता है निर्वाचन, बी आता है मनोनीत, सी आता है निर्वाचित व मनोनीत, और डी इसमें से कोई और डाल दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि संविधान सभा में सदस्य ना तो केवल निर्वाचित थे ना ही केवल मनोनीत थे, दोनों थे, निर्वाचित और कौन सा, मनोनीत। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरी बात हम लोग अगर करें कि ये जो 296 सदस्य जो हमने लिखे हैं, 93 जो सदस्य रियासतों से आएंगे, इस सदस्यों में अपन ने लिखा है कि 296 में 292 और कितना, तो आप कहेंगे कि 4 सदस्य। ये 4 सीटें कौन सी थी भी, 292 तो समझ में आता है ये कौन सा है, तो अपन कहेंगे ब्रिटिश भारत। कौन सा भारत, ब्रिटिश भारत, ठीक है। उसके बाद में 4 जो था ना उस समय का अपन कहेंगे यूटी कह सकते हो आप। अंग्रेजों के समय भारत में 4 यूटी थे, और 4 यूटी में आप सभी जानते ही हैं, एक तो अजमेर मेरवाड़ा राजपूताना में, एक कौन सा दिल्ली, एक वर्तमान में कुर्ग कहाँ पड़ता है कर्नाटक, और एक कौन सा बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे ABCD, यानी जिसको चीफ कमिश्नर प्रणाली कहा जाता है। तो 4 सीटें अंग्रेजों की वहाँ थी, और उसके बाद में कितना 292 यहाँ थी। तो इसका मतलब 292 और 4 कितने मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 296, और 93 अगर सदस्य 296 में मिलाएंगे तो टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे 389। अब देखिए आप, तो यूटी कौन कौन से थे उस समय के, A, B, C और कौन सा D। ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब आप कहेंगे कि बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, सी का मतलब तो आप कहेंगे कुर्ग, और डी का मतलब कौन सा, तो आप कहेंगे दिल्ली। कौन सा, दिल्ली। अब अगर आपको ध्यान रखना है तो वो ये है कि 292 प्लस 4 सदस्यों के जो इलेक्शन हुए वो कैसे हुए, क्या प्रत्यक्ष हुए,
क्या अप्रत्यक्ष हुए या दोनों ही प्रकार के हुए? तो ऐसा नहीं है, अपन पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। अभी अपन लिखेंगे तो इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का जो इलेक्शन है कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। कब हुआ? तो आपके जुलाई अगस्त 1946 में। कुल सदस्य मेंबर कितने थे? तो 389। 389 का विभाजन किस प्रकार से है? तो आप कहेंगे 296 सदस्य तो कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश भारत से। 93 सदस्य कहाँ से आएंगे? रियासतों से। उसके बाद 296 सदस्यों पर संविधान सभा में इलेक्शन हुआ। तो वो कैसा इलेक्शन हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। और 292 उस इलेक्शन में कहाँ से आए? ब्रिटिश भारत से। 4 सदस्य उस समय के आप कहें यूटी कह सकते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। और वो भारत में कितने थे? तो अंग्रेजों के ए, बी, सी और डी थे। ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब तो आपकी बलूचिस्तान जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, कुर्ग वर्तमान में कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, और दिल्ली एजा दिल्ली है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये तो सदस्यों का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम ये कहते हैं कि संविधान सभा में एक प्रश्न ये आता है, संविधान सभा में कुल जो सदस्य थे, संविधान सभा में कुल जो सदस्य थे वो कितने थे? तो आपके 389 थे। अब एक प्रश्न दिमाग में आता है कि 389 आपने कैसे निर्धारित कर दी? कम से कम बताना तो होगा। तो भारतीय के अंदर 389 जो सदस्य थे उसमें यह था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का इलेक्शन होगा। तो 10 लाख की प्रतिनिधि के हिसाब से एक सदस्य के इलेक्शन होगा, तो इसका मतलब उस समय की जनसंख्या के हिसाब से मेंबर कितने आए? 389। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत में 389 संविधान सभा में सदस्य आपने क्यों किए? 390 कर लेते, 350 कर लेते, 400 कर लेते, तो सीधा सीधा समझ में आता है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। एक प्रश्न तो ये। दूसरा ये कि संविधान सभा का इलेक्शन किस प्रकार हुआ? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो हमारा सीधा स्टेटमेंट रहेगा अप्रत्यक्ष इलेक्शन हुआ। तीसरा प्रश्न ये होगा अप्रत्यक्ष किस हिसाब से? तो प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उस समय भारत में, उसको निम्न सदन कहा जाता है, और निम्न सदन के माध्यम से सदस्य क्या हुए थे? निर्वाचित। जैसे मान लीजिए वर्तमान में अगर आप कहेंगे कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसा होता है? तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट होता है। राज्यसभा के सदस्यों कौन चुनते हैं? तो आपके राज्यों की विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। विधानसभा के सदस्यों कौन चुनते हैं? तो हम लोग चुनते हैं, यानी मतलब जनता। तो इसका मतलब जनता ने इनको बनाया, और इन्होंने फिर आगे किसको बनाया? तो राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों का हमारा डायरेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कैसा हुआ? तो आपके इनडायरेक्ट। इस प्रकार से तो यहाँ 2-3 बातें मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखना कि 389 सदस्य कैसे हुए। तो इसका पहला स्टेटमेंट देखिए, 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। बी नंबर जो इसकी बात है, चुनाव कैसा? तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और उसके बाद में कहां से अप्रत्यक्ष निर्वाचन? तो आप कहेंगे कि प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ये 3 स्टेटमेंट है, और सीधा ही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा के संदर्भ में गलत स्टेटमेंट का चयन करें या असत्य कथन का चयन करें। तो आप देख लेना कि पहला तो सत्य है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। दूसरा है कि इलेक्शन कैसा हुआ? तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। और तीसरी बात अगर हम लोग देखें तो वो कैसा था कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य भेजे गए थे। अब प्रांतीय विधानसभा के सदस्य का चुनाव जनता करेगी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य अपने में से संविधान सभा में सदस्य भेजेंगे, तो संविधान सभा का इलेक्शन कैसा हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो आपके जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। टोटल मेंबर कितने थे? तो आपको पता ही है 389 थे। 389 में सदस्य अगर बांटेंगे तो ब्रिटिश भारत से कितना? तो 296। देशी रियासतों से कितने सदस्य? तो आपके 93 सदस्य। 292 सदस्यों को भी अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करें तो 296 सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 292 तो ब्रिटिश भारत से, और 4 सदस्य कहाँ से? उस समय के यूटी से। 90 जो 3 सदस्य थे वो क्या थे? नॉमिनेट थे। तो इसलिए हम यहाँ से एक नोट डाल के प्रश्न लिखेंगे, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्य थे, 2 प्रकार के
सदस्य थे। पूछा जाएगा आपसे कि दो प्रकार के कौन कौन से थे, तो ध्यान रखना, ए निर्वाचित और बी मनोनीत। तो हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या संविधान सभा में सारे सदस्य निर्वाचित थे, केवल केवल मनोनीत थे, या फिर दोनों थे? तो अपन कहेंगे दोनों थे, निर्वाचित भी थे और कैसे थे, तो आपके नॉमिनेट भी थे। इस बात का विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना है। अब संविधान सभा का जब इलेक्शन करवा दिया तो हमारे सामने एक समस्या ये थी उस समय की संविधान सभा के इलेक्शन में कि रिलीजियस के आधार पर भारत में सीटों का डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। तो धर्म के आधार पर आप ये कहेंगे कि जो जनरल सीटें आई का डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो 210, मुस्लिम लीग को जो सीटें बांटी गई वो 78 यानी 78, और सिख जो समुदाय था उसको सीटें कितनी दी गई? 4। तो धर्म को लेकर के यहाँ पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूट कितने भागों में हुआ? 3 भागों। देख लेते हैं। धर्म, मैं सीधा लिख रहा हूं तो इसको आप समझ ही रहे। सामान्य, ये कितने सीटें थी? तो आपकी 210। उसके बाद में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, M.L का मतलब MLA मत कर देना, M.L का मतलब मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के कितने सदस्य? तो आपके 78। और उसके बाद में सिख, सिखों के जो मेंबर थे वो कितने थे? तो आपके 4। ये भारत में रिलीजियस को लेकर के धर्म के आधार पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आराम से याद रह जाए, कोई डाउट नहीं है कि धर्म के आधार पर जनरल को कितनी मिली? 210, मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 78, और सिखों को सीटों का डिस्ट्रीब्यूट कितना किया गया? तो आपके 4। ये संविधान सभा के कुल सदस्यों को, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको कि संविधान सभा के अंदर कुल सदस्य कितने? तो आपके संविधान सभा में कुल मेंबर कितने थे? 389। उसके बाद में इनका डिस्ट्रीब्यूट कैसा रहेगा? 296 और 93। ब्रिटिश भारत तो कहाँ से? रियासतों से। 296 में से 292 सदस्य सीधे कहाँ से इलेक्टेड होकर आए? तो आपकी ब्रिटिश भारत से आए। उसके बाद में यूटी कितने? तो आपके 4 हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो संविधान सभा में कुल सदस्य 389। कैसे कर लिया आपने डिसाइड? तो हमें सीधा पता है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर मतलब निर्वाचित हुआ। और चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। फिर कैसा? तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुआ। तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। तो हमने प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव किया, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य ने आगे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। तो फिर कैसा हुआ? तो आपके इनडायरेक्ट हुआ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्य थे। 2 प्रकार कौन कौन से? तो आपको दिखाई दे ही रहा है, एक तो निर्वाचित और दूसरा कौन सा? तो आपके मनोनीत। अब ये था कि जब आपने इतना बड़ा चुनाव करवा दिया तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि चुनाव, देखिए सामान्य धर्म को लेकर के सीटों का डिस्ट्रीब्यूट कैसा है? तो देखिए 210 सामान्य, 78 कौन सा? मुस्लिम लीग, और 4 कौन सा? सिख। उसके बाद में चुनाव होने के बाद में संविधान सभा का आता परिणाम, मतलब रिजल्ट। तो हम कहेंगे चुनाव का परिणाम, चुनाव का कौन सा परिणाम? अब चुनाव का परिणाम क्या रहा? तो चुनाव का परिणाम ये रहा कि जो कांग्रेस पार्टी थी, इस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो आपकी 208। जो मुस्लिम लीग थी, इस पार्टी को कितनी मिली? तो 73। उस समय के जो आपके निर्दलीय थे, कौन सा? तो आपके निर्दलीय, निर्दलीय कितने जीत कर आए? तो 8। और उस समय भारत में छोटे छोटे जो अन्य दल थे वहां से सीटें कितनी मिली? तो आपके 7। ज्यादातर आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ही पूछा जाता है, बाकी याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चुनाव का परिणाम कुछ इस प्रकार से आया। कांग्रेस को सीटें कितनी मिली? तो आपकी कांग्रेस को सीटें मिली कितनी? 208। मुस्लिम लीग को सीटें कितनी मिली? तो आपके 73। जबकि ध्यान रखना, मुस्लिम लीग को सीटें दी कितनी गई थी? 208, मतलब 78 सीटें दी गई थी। और निर्दलीयों को कितने कितने आए चुनाव जीत कर आए? तो आपकी 8। और उसके बाद अन्य छोटे छोटे जो पार्टियां थी वो कितने जीत कर आए? तो आपके 7 सदस्य। तो भारतीय संविधान सभा का जो इलेक्शन का परिणाम है वो कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय कितने चुनाव जीत कर आए? तो आपके 8, और अन्य पार्टियां या अन्य दल से कितने आए? तो आपके 7। अब एक बात ध्यान रखना, हमसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न आरपीएस ने पूछ भी लिया है, संविधान सभा कैसी थी? एक दलीय व्यवस्था थी, द्विदलीय व्यवस्था थी, या बहुदलीय व्यवस्था थी? तो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, कांग्रेस एक दल है, मुस्लिम लीग एक दल है, निर्दलीयों कोई दल होता नहीं है, बिना दल के होते निर्दलीय। अन्य भी दल थे, इसमें कितनी पार्टियां आई? तो कितनी सीटें आई? तो आपके 7।
तो ध्यान रखना, क्या यहाँ पर दो ही दल दिखाई दे रहे? नहीं, दो में तो यही हो जाएगा ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जबकि अन्य पार्टियां भी तो है भारत में, तो द्विदलीय नहीं है। क्या आपको लग रहा है एक दलीय थी? नहीं, तो फिर कैसा प्रश्न बना? तो आरपीएस ने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, संविधान सभा बहुदलीय व्यवस्था थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको नोट डाल के लिख रहा हूं मैं, आप भी नोट्स में इसको नोट डाल के लिखना। संविधान सभा बहुदलीय बहुदलीय व्यवस्था थी, बहुदलीय व्यवस्था थी, यानी मल्टी पार्टी बॉडी जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये प्रश्न पहले आरपीसी के द्वारा पूछा गया, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्या संविधान सभा एक दलीय थी? तो हो नहीं सकता। क्या द्विदलीय थी? तो नहीं हो सकता। तो कैसी थी? तो आपकी बहुदलीय थी। ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखना। तो संविधान सभा कैसी व्यवस्था थी? तो आपकी बहुदलीय व्यवस्था थी, और ये प्रश्न पहले भी आरपीसी इसको पूछे चुकी है। तो संविधान सभा का कुछ परिणाम इस प्रकार से रहा। अब देखिएगा, संविधान सभा का जो चुनाव का परिणाम आया, इसमें मुस्लिम लीग नाराज हो जाती है। नाराज किस बात को लेकर हो जाती है? कि हमें आपने सीटें दी कितनी? 78, हम जीत कर कितने आए? 73। तो मुस्लिम लीग का सीधा सीधा कांग्रेस पर आरोप था कि हमारी 5 सीटें कौन जीत गई है? कांग्रेस जीत गई है। दूसरी बात यह है, उस समय की अगर बात करें, चाहे वर्तमान की बात करें, सरकार उसी पार्टी की बनती है जिस पार्टी को बहुमत मिलता है। बिना बहुमत के आप सरकार नहीं बना सकते। यहां आपको अगर सीटों को देखें तो बहुमत किसको दिखाई दे रहा है? तो आपकी कांग्रेस को। तो सरकार किसकी बननी चाहिए? तो कांग्रेस की। विशेष रूप से ध्यान रखना, कांग्रेस ने बिल्कुल अंतरिम सरकार बनाई, परंतु इसका मुस्लिम लीग ने क्या किया? विरोध किया कि ऐसा हो नहीं सकता। हमें सीटें क्या है? 78 दी गई थी, हमें सीटें मिली कितनी है? 73। इसका मतलब मुस्लिम लीग का आरोप है कि हमारी 5 सीटें जो थी वो कौन खा गई? तो आप कहेंगे कांग्रेस। जबकि देखिए यहाँ पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूट, यानी मतलब परिणाम इस प्रकार से है, कांग्रेस को कितना? तो आप कहें 208, मुस्लिम लीग को कितना? 73, निर्दलीय कितने? 8, और उसके बाद में कितना? तो आपके 7। तो ये चुनाव का परिणाम रहा संविधान सभा का। संविधान सभा के चुनाव के परिणाम से हम क्या समझते हैं कि आखिरकार सरकार किसने बनाई? तो आपकी कांग्रेस ने बनाई। चलो ये हमारा क्लियर हो गया। तो संविधान सभा में कुल सदस्य आप रिवाइज करते जाइए, 389। 389 ब्रिटिश बार से कितने? 296। 93 कहाँ से? तो आपके रियासतों से। 296 में भी आपके 292 तो सीधे ब्रिटिश भारत से, और 4 अंग्रेजों को उस समय कौन से थे? यूटी से। उसके बाद में 93 जो सदस्य थे वो धीरे धीरे कैसे करके आए? तो आपके मनोनीत होकर आए। फिर था कि 389 सदस्यों को आपने डिसाइड कैसे कर दिया? तो हमारा सीधा सा था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। और चुनाव होगा कैसा? तो आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ संविधान सभा का। और उसके बाद में अप्रत्यक्ष कैसे? तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का इलेक्शन हुआ। तो ये 3 स्टेटमेंट आप संविधान सभा के संदर्भ में ध्यान रखिए। फिर एक प्रश्न था कि संविधान सभा में सदस्य कितने प्रकार के थे? क्या केवल मनोनीत थे? क्या केवल निर्वाचित थे? या फिर दोनों थे? तो आप कहेंगे दोनों थे, निर्वाचित भी थे और कौन से? मनोनीत भी थे। आगे देखिए, चुनाव का जो परिणाम आया उसमें कांग्रेस को सीटें कितनी मिली? तो आपके 208। मुस्लिम लीग को कितनी मिली? तो 73। जिनका कोई दल नहीं है उनको कितनी मिली? तो आपके 8। अन्य जो पार्टियां थी, मैं एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कितनी सीटें मिली? तो आपके 7। इसका एक प्रश्न ये बनेगा जो आरपीएस ने पहले पूछ रखा है कि संविधान सभा कैसी व्यवस्था थी? तो आपको ध्यान रखना, मल्टी पार्टी बॉडी थी, यानी बहुदलीय व्यवस्था थी। तो यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न ये है कि संविधान सभा में जो इतने सदस्य जो चुनाव जीत कर आए, क्या इनमें महिलाएं थी? बिल्कुल महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने इलेक्शन जीता। कितनी महिलाओं ने? 15। ये डाटा पूछा जाएगा। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो इलेक्शन हुए उसमें राजस्थान से कितने सदस्य थे? तो खैर 11 और 12 और 13 में से कंफ्यूज रहता है, परंतु आरपीसी ने एक बार प्रश्न पूछा, उसमें 12 आंसर सही मान रखा है। तो इसलिए राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य गए? तो अपन कहेंगे 12। अब कुछ मैं फैक्ट लिखवा रहा हूं तो सीधे सीधे आपको याद करने होते हैं, तो उसको अपन लिख लेते हैं। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या तो कितनी? तो आप कहेंगे महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। ये डाटा पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि जो 15 महिलाओं की सदस्य संख्या आई है संविधान सभा में, इलेक्शन मतलब चुनाव जीत करके महिलाएं आई है, इसमें सर्वाधिक भारत में कहां से आई? ये प्रश्न अच्छा है। तो उस समय का आप कहेंगे संयुक्त प्रांत, आजकल जिसको आप लोग यूपी बोलते हैं, उस समय का उसको क्या बोलते थे? यूनियन प्रिंसली स्टेट बोला जाता था।
तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश आज आप कहते हैं, ये पहले क्या था, संयुक्त प्रांत था। तो संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक महिलाएं चुनाव जीत करके आती है। तो मैं नीचे लिख देता हूं, सर्वाधिक संयुक्त प्रांत से। तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पूरा हो जाता है कि कुल कितनी महिलाओं की सदस्य संख्या थी संविधान सभा में, तो आप कहेंगे 15। 15 में से सर्वाधिक कहाँ से जीत कर आई, तो आप कहेंगे कि उस समय का कौन सा प्रांत है, संयुक्त प्रांत। क्लियर हुआ। अब यहाँ से कुछ फैक्चुअल डाटा पूछ लेते हैं कि 15 में से एकमात्र ऐसी महिला बताओ जो दलित थी, और 15 में से ऐसी महिला का एक महिला का नाम बताइए जिसका आप कहेंगे कि रियासतों के द्वारा उसको निर्वाचित करके भेजा गया था, उसका नाम था एनी मैस्क्रीन। तो विशेष रूप से ध्यान रखना। वेलायुधन, यानी इसका नाम दक्षिणी वेलायुधन है, दलित महिला। कैसी महिला, तो आप कहेंगे दलित महिला। ये अच्छा प्रश्न है। उसके बाद में अगर बात करें एनी मस्क्रीन, एनी मस्क्रीन रियासतों से निर्वाचित एकमात्र महिला। तो ये हमारा अच्छा प्रश्न है दोनों के संदर्भ में कि एकमात्र 15 में से दलित महिला कौन सी थी, तो दक्षिणी वेलायुधन है। और उसके बाद में अगर बात करें कि एनी मस्क्रीन 15 में से एकमात्र महिला थी जिनका इलेक्शन कहाँ से किया गया, तो आपके रियासतों से। तो हमारे ये कुछ फैक्चुअल डाटा है जिसको आप विशेष रूप से इनका याद रखिए। तो दलित महिला कौन सी, तो आप कहेंगे कि वेलायुधन। और रियासतों से भेजी गई आप कहेंगे कि एकमात्र महिला जिसका रियासतों से चुनाव हुआ उसका नाम क्या, तो आप कहेंगे कि एनी मस्क्रीन है। आगे चलते हैं। दो व्यक्ति ऐसे हैं संविधान सभा में जो इलेक्शन जीत करके आए जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद में इस्तीफा दे दिया। ऐसे फैक्चुअल डाटा पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम में। तो एक का नाम तो तेज बहादुर सप्रू है, एक का नाम जेपी नारायण है, जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद में इस्तीफा दे दिया। तो ये फैक्चुअली मैंने आपको कहा ना कि कुछ फैक्ट लिखते हैं अपन लोग, तो उस फैक्ट में एक ये भी लिखिए, जेपी नारायण और तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ये दो ऐसे सदस्य थे जो चुनाव जीतने के बाद में क्या देते हैं, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दिया। तो ये अपने आप में एक छोटा सा प्रश्न है कि ऐसे दो सदस्य संविधान सभा के जो इलेक्शन जीत गए थे, जीतने के बाद में उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे फैक्चुअल डाटा आरपीएससी उठाती है। दो प्रश्न, एक प्रश्न बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा अगर मोहरा कोई है तो वो मोहम्मद अली जिन्ना, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। महात्मा गांधी का सॉरी भारत का कोई अगर सबसे बड़ा लीडर है या सबसे बड़ा कोई अपोजिशन नेता है तो उसका नाम महात्मा गांधी है। खास बात क्या है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो इसलिए एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या संविधान सभा के लिए चुनाव इलेक्शन लड़ा, तो नहीं लड़ा। और दूसरा कौन सा, तो आपकी मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये भी एक अच्छा डाटा है, इसको भी आप नोट डाउन करके रखें। मोहम्मद अली जिन्ना और एक व्यक्ति का नाम क्या है, महात्मा गांधी। चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव नहीं लड़ा। तो इस बात का विशेष रूप से ये ध्यान रखना। अब कई बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि चुनाव क्यों नहीं लड़ा, भी ये तो इतने चर्चित व्यक्ति थे, अगर चुनाव लड़ते तो चुनाव जीत जाते। मैं भी मानता हूँ कि चुनाव जीत जाते, परंतु हो सकता है इनके मन में एक डर होगा भी जहाँ से अपन चुनाव लड़े चुनाव हार गए तो क्या होगा। तो हो सकता है वो इस पर इन दोनों पर डिपेंड है। तो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी का चुनाव संविधान सभा में नहीं हुआ। इसका हम प्रश्न सीधा यूं ही पढ़ते हैं कि संविधान सभा में कितने व्यक्ति या मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी का चुनाव नहीं हुआ, तो इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अब हमारा एक प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा में जो सदस्य निर्वाचित होकर आए उसमें से एक फैक्चुअल डाटा पूछ रहे थे कि सर्वाधिक कहाँ से आए। उसके बाद में रियासत सर्वाधिक कहाँ से आए भारत में, राजस्थान से कितने सदस्य गए,
तो राजस्थान से मैंने आपको बताया कि 12 सदस्य गए थे, 12 में से सर्वाधिक यहाँ से गए थे जयपुर रियासत से। तो कुछ फैक्चुअल डाटा और पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक सदस्य, इस बात को आप समझ रहे हैं, कहाँ के पढ़ रहे हैं हम लोग? संविधान सभा। तो मैं नीचे लिख देता हूं संविधान सभा, संविधान सभा में ये ध्यान रखना सर्वाधिक सदस्य। तो आप सभी को पता ही है सर्वाधिक जो सदस्य थे वो हमारा, हम बात सीधी सी करेंगे कि संविधान सभा के अंदर सर्वाधिक सदस्य कहाँ से आए? तो संयुक्त प्रांत यानी यूपी से। तो 1 नंबर इसमें कौन हो जाएगा? संयुक्त प्रांत। कौन सा प्रांत? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से कितने आए थे? तो आपके 55 आए थे। उसके बाद में कहाँ से आए थे? तो आपको पता ही है मद्रास। मद्रास से कितने आए थे? तो आपके 49। उसके बाद में भारत में जो रियासतों से सदस्य आए, भारत में जो रियासतों से सदस्य आए थे उनमें भारत में ऐसी कौन सी एकमात्र रियासत जहां से सर्वाधिक सदस्य आप कहेंगे संविधान सभा में शामिल हुए? तो उसका नाम मैसूर है। तो रियासत, रियासत में सर्वाधिक कौन सी है? तो आप कहेंगे मैसूर है। कौन सा? मैसूर। कितने सदस्य आए? तो आपके 8। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं राजपूताना की, तो हम कहेंगे राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी रियासत से गए थे? तो आपको पता ही है जयपुर रियासत। कौन सी रियासत से? जयपुर रियासत। कितने सदस्य निर्वाचित होकर गए? तो आपके 3। राजस्थान से संविधान सभा में कुल सदस्य कितने गए? तो आपके 12 गए थे। जबकि सर्वाधिक किस रियासत से गए थे? तो आपको पता है कौन सा? तो आपके जयपुर रियासत से। तो ये हमारे कुछ फैक्चुअली डाटा है, इसको आप याद रखिएगा कि संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक सदस्य आए 55, मद्रास से आए 49, रियासतों में सर्वाधिक किस रियासत से आए? तो आपके मैसूर से। कितने सदस्य आए? तो आपके 8। राजस्थान से सर्वाधिक किस रियासत से सदस्य आए? तो आपके जयपुर रियासत से। और सदस्य कितने आए? तो आपके इनकी 3। अब देखिए आप लोग, संविधान सभा का चुनाव हो गया है जुलाई अगस्त 1946। कितने सदस्यों पर चुनाव हुआ? तो आपके 296 सदस्यों पर। 93 जो सदस्य थे रियासतों के द्वारा वो बाद में चुनाव जीत करके आ रहे हैं। और उसके बाद कुल सदस्य कितने थे? 389। आखिरकार कांग्रेस की सरकार बन गई, 208 सीटें उनको आ गई। और मुस्लिम लीग को 78 सीटें दी गई थी, जिसमें से कितनी सीटें आई? तो आपके 73 आई। इसलिए मुस्लिम लीग नाराज थी और मुस्लिम लीग सरकार का अहम हिस्सा बनने से मना कर रही थी। मना इसलिए कर रही थी क्योंकि हमें जितनी सीटें बांटी गई है उसमें से हमारे पास सीटें कितनी आई? तो आपके 73 आई है। सीधी सी बात है। हालांकि कांग्रेस के पास में अच्छा बहुमत था तो कांग्रेस ने एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दी, यानी जिसको क्या बोला जाता है? अंतरिम सरकार। अब देखिएगा, हमने संविधान सभा को पढ़ा, संविधान सभा कैसी थी, संविधान सभा में मांग किसने की सबसे पहले, अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया, ये सब बातें पढ़ी। उसके बाद में संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पर आखिरकार इलेक्शन करवा दिया गया। इलेक्शन के बाद में हम लोगों ने परिणाम भी पढ़ा। परिणाम पढ़ने के बाद में हम कहते हैं कि संविधान सभा का जब चुनाव का परिणाम आ गया तो संविधान सभा की बैठकें रखी गई। और यहाँ से आपको सबको पता है कि बैठक जो है उसको लेकर कई बार सीक्वेंस में प्रश्न पूछ लेते हैं, मेंबर को प्रश्न पूछ लेते हैं। चेयरपर्सन कौन बना प्रथम बैठक का, वाइस चेयरपर्सन कौन बना, सेकंड बैठक का कौन बना, इस प्रकार के। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए संविधान सभा की प्रमुख बैठक, प्रमुख बैठकें, प्रमुख बैठकें। संविधान सभा की प्रमुख बैठकों में हम पहली बैठक देखते हैं कौन सी? तो आप कहेंगे कि ए नंबर, यानी प्रथम बैठक। एक एक डाटा को आप नोट डाउन कर ही रहे हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। कुल सदस्य कितने आए इसमें? तो सदस्य आपको पता ही है 207 सदस्य पहुंचे। कितने सदस्य पहुंचे? तो आपके 207 सदस्य इसमें पहुंचे। 9 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक है? तो आपकी प्रथम बैठक है। 207 में से 9 महिलाएं पहुंची। तो महिला सदस्यों में से कितनी महिला सदस्य पहुंची? तो आपकी 9। उसके बाद में हमारा प्रश्न है, क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना। तो अपन कहते हैं प्रथम बैठक में मुस्लिम जो लीग है, मुस्लिम लीग ने
भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। ये अच्छा प्रश्न है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया क्योंकि मुस्लिम लीग तो पहले से नाराज है कि हमें अल्पमत मिला है, 78 सीटें दी गई थी, जिसमें से कितनी सीटें जीत कर आए हैं तो 73। इसका मतलब हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। खैर, बैठक तो बुलाई गई प्रथम, कौन सी, 9 दिसंबर 1946। बैठक का जो उद्घाटन करता है, उद्घाटन करता, उनका नाम है आचार्य कृपलानी, आचार्य कृपलानी। ये क्या है, उद्घाटन करता है। अब यहाँ पर एक बात सीधी सी आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो पहली बैठक है, इस बैठक का उद्घाटन किसने किया, तो आचार्य कृपलानी साहब ने किया। उसके बाद में इसमें कुल सदस्य कितने आए, तो 207 आए। महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, तो आपके इसमें 9 पहुंची। क्या मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग लिया, तो आपके नहीं लिया। और उद्घाटन किसने करवा दिया, तो आचार्य कृपलानी ने करवा दिया। अब एक बात ये थी कि प्रथम बैठक में जब मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो हमारे यहाँ पर एक परंपरा ये है जो हमने फ्रांस से ग्रहण की, मैं भी लिखवाऊंगा कि फ्रांस की परंपरा ये कहती है कि संविधान सभा में से जो बुजुर्ग सदस्य है, जो सीनियरिटी रखता है, उस सदस्य को क्या बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में हमने अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया, सचिदानंद सिन्हा को। प्रश्न पूछा जाएगा क्यों बनाया सचिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर आरपी को भी तो बना सकते, राजेंद्र प्रसाद को बना सकते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना सकते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना सकते थे, और किसी व्यक्ति को बना सकते थे जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किए। परंतु सचिदानंद सिन्हा जो बिहार से इलेक्शन जीत कर आते हैं, उनको क्यों बनाया गया, तो उनको बनाने के पीछे 2 कारण थे। एक तो हमने परंपरा है फ्रांस से जो ग्रहण की है कि जो सीनियर सदस्य है उसको आपके अध्यक्ष बनाया जाएगा, और एक ये था कि हमारे संविधान सभा में सबसे सीनियरिटी रखते कौन थे, तो आपके सचिदानंद सिन्हा रखते थे। तो ध्यान रखना, सचिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्य अस्थायी इसलिए बनाया गया क्योंकि वो वरिष्ठ सदस्य थे। और ये वरिष्ठता वाली जो परंपरा हमने कहाँ से ग्रहण की, तो आपके फ्रांस से। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अस्थायी अध्यक्ष, इसी में लिख रहा हूँ अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा। अब आपका प्रश्न कि सचिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष, तो मैंने अभी आपको बताया इसके पीछे 2 फैक्ट है, और वो पहला फैक्ट आप सभी जानते ही है कि क्या, तो आपके ये वरिष्ठ थे, वरिष्ठ यानी सीनियर थे। और ये परंपरा हमने कहां से ग्रहण की, तो आपके फ्रांस से, फ्रांस से परंपरा ग्रहण। तो अब हमारा ये क्लियर हो जाता है कि अस्थायी सदस्य आपने सचिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया, क्योंकि हमने फ्रांस से जो परंपरा है उसका सीधा सा पहला प्रश्न यही है कि वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो चेयरपर्सन किसको बनाया गया, तो आपके सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। एक यहाँ बहुत सबसे अच्छा प्रश्न ये है कि यहाँ पर जब आपने अस्थायी अध्यक्ष बनाए, तो क्या अस्थायी आपने उपाध्यक्ष भी बनाए, तो बिल्कुल बनाए, परंतु वो भारत के एंग्लो इंडियन मेंबर है जिनका नाम है फ्रैंक एंथोनी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं नीचे लिख रहा हूं, अस्थायी उपाध्यक्ष, तो उनका नाम है फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। और ये कैसे सदस्य थे, तो आप जानते ही हैं एंग्लो इंडियन सदस्य थे। तो विशेष रूप से ये ध्यान रखना कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कुल कितने मेंबर पहुंचे, तो आपको पता है 207। कितनी महिलाएं पहुंची, तो आपको पता है कि 9। और मुस्लिम लीग ने क्या पार्टिसिपेट किया, तो नहीं किया। मुस्लिम लीग तो पहले से अल्पमत में थी, इसलिए पहली बैठक का वो बहिष्कार कर रही थी। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया हम लोग, तो सचिदानंद सिन्हा जो बिहार से चुनाव जीत कर आते हैं, उनको क्यों बनाया, ये प्रश्न अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रांस की परंपरा ये कहती है कि जो सदस्य वरिष्ठ है उसको सदस्य अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इसलिए वरिष्ठता के आधार पर हमने किसको चुना, तो आपके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुना। उद्घाटन किसने किया, आचार्य कृपलानी साहब ने किया। और एक सबसे अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया, जो आप कहेंगे कि एंग्लो इंडियन थे, जिसको आप आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य कहते हैं, वो आपके उपाध्यक्ष बने। इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान सभा में कुल मेंबर कितने थे, संविधान सभा के इलेक्शन किस मिशन के आधार पर किया गया। तो मैं आपको एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। देखिए,
संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946, कुल सदस्य कितने 389, 389 में कितना 296 और कितना 93, ब्रिटिश भारत से कितने आएंगे 296, 93 कहाँ से आएंगे रियासतों से, 296 सदस्यों पर चुनाव हुए, क्योंकि 93 जो सदस्य ये तो नॉमिनेट थे, और 292 सदस्य कहाँ से ब्रिटिश भारत से, 4 उस समय की यूटी मान लीजिए, यूनियन टेरिटरीज जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वो कौन कौन से थे, तो ABCD मैंने आपको बताई दिया, और यहाँ से कितनी सीटें, तो आपके 4 सीटें थी। दूसरा फिर हमने क्या कि संविधान सभा में कुल सदस्य 389 आए कैसे, भी आपने कैसे डिसाइड कर दिया, 350 कर सकते थे, 400 कर सकते थे, 500 कर सकते थे, 200 कर सकते थे, तो परंतु ये था अंग्रेजों के 10 लाख की जनसंख्या भारत पर एक कैंडिडेट क्या होगा, निर्वाचित होगा। इसके हिसाब से उस समय की जनसंख्या के आधार पर कितने आए, 389 आए। चुनाव कैसे हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। कैसे अप्रत्यक्ष, तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य भेजे गए थे। फिर ये था कि संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्य थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, RPSC कई बार इस प्रश्न को पूछ चुकी है कि क्या केवल निर्वाचित थे, तो हम कहेंगे नहीं थे, क्या केवल मनोनीत थे, तो हम कहेंगे नहीं थे, दोनों थे, मनोनीत भी थे और कैसे थे, तो आपके निर्वाचित भी थे। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि धर्म के आधार पर भारत में सामान्यकरण कितना था, तो आपके जनरल सीटें कितनी थी, 210, मुस्लिम लीग को कितनी मिली, 78, सिखों को कितनी दी गई, तो आपके 4। चुनाव का परिणाम क्या रहा, तो आपके सामने कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली, और निर्दलीय जिनका कोई दल नहीं होता है वो कितने, तो आपके 8 जीत कर आए। अन्य दलों को कितना था, तो आपके 7। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो पहले UPSC के एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा कैसी थी, क्या एक दलीय थी, तो हम कहेंगे एक दल नहीं था, क्या द्विदलीय थी, 2 ही दल थे, हम कहेंगे नहीं था, तो कैसी थी, मल्टी पार्टी बॉडी थी, यानी बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ फैक्चुअल डाटा है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं ने कितने सदस्य संख्या थी, तो आपकी 15 थी। 15 में से सर्वाधिक कहाँ से जीत कराई थी, तो आपको पता है संयुक्त प्रांत से जीत कराई थी, जिसको आज लोग आप यूपी कहते हैं, उसको पहले यूनियन प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। और एक बेलायुधन यानी दक्षिणी बेलायुधन, 15 महिलाओं में से एकमात्र दलित महिला थी जो संविधान सभा में इलेक्शन जीतकर पहुंची है, उसका नाम क्या है, तो आपके बेलायुधन है। एनी मस्क्रीन 15 में से एकमात्र ऐसी महिला थी संविधान सभा में जो आपके रियासतों से निर्वाचित होकर एकमात्र महिला पहुंचती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 सदस्य ऐसे थे जो चुनाव जीतने के बाद में इस्तीफा देते हैं, JP नारायण साहब और तेज बहादुर सप्रू साहब। चुनाव जीतने के बाद क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। फिर है कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ने क्या चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव ही नहीं लड़ा, हालांकि चुनाव हारे नहीं थे, इन्होंने संविधान सभा के लिए चुनाव नहीं लड़ा। फिर हमने प्रश्न किया कि सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे संविधान सभा में, तो मैंने अलग अलग लिखवाया है कि संयुक्त प्रांत से कितने थे, तो आपके 55 थे, मद्रास से कितने थे, तो 49 थे। रियासतों से भारत में सर्वाधिक कौन सी रियासत के सदस्य संविधान सभा में चुनाव जीतकर पहुंचे, तो वो रियासत कौन सी थी, मैसूर, जिसको आज लोग आप क्या कहते हैं, कर्नाटक कहते हैं। कितने सदस्य, तो आपके 8। ये डाटा 7 भी है ना, कई किताबों 7 भी इसको लिखा हुआ है। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक सदस्य किस रियासत से पहुंचे, तो आपको पता है किस रियासत, जयपुर रियासत से कितने पहुंचे, तो आप कहेंगे 3 सदस्य। फिर ये था कि संविधान सभा के चुनाव के परिणाम आ गए तो बैठ के यानी सीटिंग करवाई जाए। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब करवाएगी, 9 दिसंबर 1946। कुल कितने मेंबर पहुंचे, तो 207। 15 में से कितनी महिलाएं पहुंची, तो आपके 9। क्या मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो नहीं लिया, इसलिए क्या संविधान सभा की पहली बैठक सक्सेस होगी, नहीं होगी। उद्घाटन किसने किया, तो आपके आचार्य कृपलानी साहब ने किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यहाँ कौन बने, सचिंदानंद सिन्हा बने। क्यों बने, क्योंकि हमने फ्रांस से सीखा है या फ्रांस से परंपरा ग्रहण किया है कि वरिष्ठता के आधार पर सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसलिए इनको बनाया गया। और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने, फ्रैंक एंथोनी बने, जो एक एंग्लो इंडियन सदस्य थे। तो आज का इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, कल यहीं से आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।